हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर टॉपिक। तो कैलेंडर की जब बात होगी तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि कैलेंडर होते कितने तरह के हैं। तो कैलेंडर जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। एक चाइनीज़ कैलेंडर आता है, हिंदी कैलेंडर होता है जिसको हम पंचांग बोलते हैं, इंग्लिश कैलेंडर होता है, ईसाई कैलेंडर होता है, इसी तरह के और भी कैलेंडर होते हैं। तो कैलेंडर बहुत तरह के हैं। हमारे पास में इस तरह का क्वेश्चन आने वाला नहीं है कि कैलेंडर कितने तरह के होते हैं। दूसरी बात कि इंग्लिश वाले कैलेंडर को ही सबसे ज़्यादा मान्यता क्यों मिली, तो उसका आंसर ये है, तो जहाँ पर उन्होंने राज किया था वहाँ पर उन्होंने अपने कैलेंडर का भी प्रचार किया। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब अंग्रेज़ों का शासन चलता था तो जहाँ पर भी वो जाते थे अपनी सारी सभ्यताएं बताते थे, जो उनकी क्वालिटी थी, जो उनका रहन सहन था, जो उनका खान पान था, उस सभी का प्रचार वो किया करते थे। तो उसी में से एक कैलेंडर भी था, उस कैलेंडर का भी उन्होंने प्रचार किया और उस कैलेंडर को बाकी के जितने भी कैलेंडर थे उन सभी कैलेंडरों से सर्वश्रेष्ठ बताया। तो उन्होंने जब उसको सर्वश्रेष्ठ बताया, दूसरी बात है जब उन्होंने राज किया तो अपना जो कैलेंडर था इंग्लिश कैलेंडर उसने पूरी दुनिया पर थोप दिया। तो तब से हम इंग्लिश कैलेंडर को ज़्यादातर मानते हैं। बाकी हमारा हिंदी कैलेंडर होता है उसको भी हम काम में लेते हैं, ऐसा नहीं कि काम में नहीं लेते, लेकिन वो कुछ ही जगहों पर काम में आता है। जो हमारा हिंदी कैलेंडर है वो हमारे मुहूर्त निकालने के काम आता है। हम घर बनवाते हैं तो उसमें मुहूर्त निकलवाते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे तब भी हम मुहूर्त निकालेंगे। तो हमारे पास में कौन सा हिंदी वाला कैलेंडर ही काम में आता है। दूसरा, शादी वगैरह के लिए जो भी हमें शुभ काम करने होते हैं वो हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से करते हैं, और बाकी के हमारे दिनचर्या में जितने भी काम होते हैं वो सभी हम इंग्लिश कैलेंडर के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कैलेंडर के अंदर दिन कितने होते हैं, टोटल दिन कितने होते हैं। तो टोटल जो दिन होते हैं 7 दिन होते हैं। दिन कितने होते हैं, टोटल 7 दिन होते हैं। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, और एक सप्ताह में भी दिन कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। वो 7 दिन जो होते हैं, टोटल 7 दिन ही क्यों होते हैं, क्योंकि टोटल जो 7 दिन हैं उनमें से सबसे पहला हमारे पास में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यही 7 दिन होते हैं। यही 7 दिन रिपीट होते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो जब दिनों की बात होगी कि टोटल हमारे पास में दिन कितने होते हैं, तो दिन होते हैं हमारे 7। महीने की बात करें तो एक महीने के अंदर 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं, 30 दिन भी होते हैं और 31 दिन भी होते हैं। ठीक है, अब आए हम वर्ष पर। एक वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं, तो एक वर्ष के अंदर 365 दिन भी होते हैं और 366 दिन भी होते हैं। तो जो 365 दिन होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या है, सामान्य वर्ष। और 366 दिन होते हैं जिसमें, उसको हम बोलते हैं लीप वर्ष। सामान्य वर्ष के अंदर 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है। ये एक दिन क्या है, ये एक दिन एक्स्ट्रा है। और 52 सप्ताह, 52 तो सप्ताह हो गए कुल टोटल, और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। उसी तरह से लीप वर्ष के अंदर 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन होते हैं एक्स्ट्रा। 2 दिन क्या होते हैं, एक्स्ट्रा। अब ये एक्स्ट्रा जो दिन होते हैं इनकी बात हम बाद में करेंगे कि ये 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, इनको हम काम में कैसे लेते हैं। ये हमारे पास में 2 तरह की वर्ष हो गई, एक सामान्य वर्ष हो गई, एक लीप वर्ष हो गई। तो अब चलते हैं कि सामान्य वर्ष कौन सी होती हैं और लीप वर्ष कौन सी होती हैं। एक बात तो हमें यहाँ से पता चल गई कि 365 दिन होते हैं वो हमारी सामान्य वर्ष हो गई, और 366 दिन होते हैं वो हमारी लीप वर्ष हो गई। अब लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में अंतर क्या होता है। पहला अंतर तो यहाँ से निकल चुका है। दूसरा अंतर है
सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में जब हम 4 का भाग देते हैं, सामान्य वर्ष में जब हम 4 का भाग देते हैं और वो भाग पूरा पूरा ना जाए, जिस किसी भी वर्ष में हम भाग दें 4 का और भाग पूरा पूरा ना जाए, यानी कि कुछ ना कुछ शेषफल बाकी रह जाए, तो वो वर्ष कौन सी होती है? सामान्य वर्ष। ठीक है, तो सामान्य वर्ष में वर्ष आ गई जैसे हमारे पास में 2019। इस 2019 में जब हम 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 2019 है वो हमारी कौन सी है? सामान्य वर्ष है। उसी तरह से 2013, इस 2013 में भी मैं 4 का भाग दूं तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसका मतलब 2013 जो है ये भी सामान्य वर्ष है। और साथ ही साथ में जैसे 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो वो वर्ष कौन सी थी? सामान्य वर्ष थी। तो जिस किसी भी वर्ष में 4 का भाग देते हैं और भाग पूरा पूरा ना जाए, तो इसका मतलब है वो वर्ष सामान्य वर्ष होती है। नेक्स्ट दूसरी जो वर्ष होती है हमारे पास में वो होती है लीप वर्ष। नेक्स्ट जो वर्ष होती है वो होती है लीप वर्ष। और लीप वर्ष का मतलब है कि जब हम 4 का किसी भी वर्ष में भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाए। यदि भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो वर्ष हो जाएगी हमारी लीप वर्ष। जैसे 2020 जो हमारा ये वर्ष चल रहा है, ये 2020 चल रहा है, तो ये 2020 क्या है? लीप वर्ष है। और जैसे 2016 इसमें भी मैं 4 का भाग दूंगा तो 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये भी लीप वर्ष है। उसी तरह से 2008 इसमें भी 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये भी वर्ष कौन सी हो गई हमारे पास में? लीप वर्ष। अब इसके अलावा सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में एक अंतर और है, वो क्या है? देखिए, सबसे पहला अंतर तो क्या हो गया? 365 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? जब 4 का भाग देंगे तो सामान्य वर्ष में पूरा पूरा नहीं जाएगा और जो लीप वर्ष होगी उसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तीसरा अंतर क्या है? सामान्य वर्ष के अंदर फरवरी का जो महीना होता है, सामान्य वर्ष के अंदर फरवरी का जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है, वो 28 दिन का होता है। और लीप वर्ष में फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है। यहीं से फर्क पड़ा है, यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा आए, यहाँ पर 1 दिन एक्स्ट्रा था, यहाँ पर भी 1 दिन एक्स्ट्रा होता, लेकिन यहाँ पर 1 दिन और एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा हैं। तो ये 29 फरवरी वाला जो दिन है वो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिन आ जाता है। ठीक है, तो 3 अंतर हमने यहाँ पर निकाल लिए सामान्य वर्ष में और लीप वर्ष में। सबसे पहला अंतर हमारा दिनों का आ गया, इसमें 365 दिन होते हैं, इसमें 366 दिन होते हैं। दूसरा अंतर आ गया जब 4 का भाग देंगे, ठीक है, तो जब 4 का भाग देंगे तो 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो वो सामान्य वर्ष, जिसमें चला जाएगा वो लीप वर्ष। नेक्स्ट तीसरी बात हमारी, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, ये तो हमारी वर्ष की बात हो गई। अब वर्षों से आगे जब हम चलेंगे तो वर्षों से आगे जब हम जा रहे हैं तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास में शताब्दी वर्ष। तो ये जो शताब्दी वर्ष होती है वो भी 2 तरह की होती है। शताब्दी वर्ष 2 तरह की होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शताब्दी वर्ष होती कौन सी है। जिस किसी भी वर्ष के अंदर 2 जीरो लग जाए पीछे, जिस किसी भी वर्ष में 2 पीछे लास्ट में लग जाएं 2 जीरो, तो वो कौन सी हो गई? शताब्दी वर्ष। जैसे मान लीजिए ये 1 वर्ष है, ये 1 लिखा हुआ है और ये क्या है? 1 वर्ष है, लेकिन इसके पीछे अगर 2 जीरो लगा दिए जाएं तो ये कौन सी वर्ष हो जाएगी?
शताब्दी वर्ष हो जाएगी, यानी कि जिस किसी भी वर्ष के पीछे 2 जीरो लग जाएंगी तो वो शताब्दी वर्ष हो जाएगी। ठीक है, शताब्दी वर्ष को पहचान हम ऐसे सकते हैं। उसके बाद में आते हैं कि शताब्दी वर्ष 2 तरह की होती हैं, तो कौन सी शताब्दी वर्ष होती हैं। जब हम वर्षों का पता लगा चुके हैं तो शताब्दी वर्षों का भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक हो जाएगी सामान्य शताब्दी वर्ष, सामान्य शताब्दी वर्ष, और एक हो जाएगी लीप शताब्दी वर्ष। एक हो गई लीप शताब्दी वर्ष। अब हमने वर्षों में पढ़ा था, सामान्य और लीप वर्ष हो गई। अब जब शताब्दी की बात आएंगी तो शताब्दियों में भी तो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष होंगी, तो उनको कैसे पहचानेंगे। हम शताब्दी तो पहचानने लग गए, लेकिन शताब्दी के अलावा हमें सामान्य शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष भी पहचानना आना चाहिए। तो उनको हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, हमने अभी तक वर्ष को जब हम पहचान रहे थे तो हमने 4 का भाग दिया था। जब हम शताब्दी को पहचानेंगे तब हम क्या करेंगे, 400 का भाग देंगे। शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देंगे। तो देखिए भाग किस तरह से होगा कि जब किसी शताब्दी वर्ष में 400 का भाग दिया जाए तो अगर भाग पूरा जा रहा है, तो वो वर्ष कौन सी हो जाएगी, लीप शताब्दी वर्ष। और जिस शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देने पर पूरा भाग ना जाए, यानी कि शेष पल कुछ ना कुछ बाकी रह जाए, तो वो शताब्दी वर्ष होती है हमारी सामान्य शताब्दी वर्ष। जैसे सामान्य शताब्दी वर्ष में वर्ष हो गई शताब्दी वर्ष 1900, 1500, 1100, 2100, ये कौन सी हो गई हमारी सामान्य शताब्दी वर्ष। और लीप शताब्दी वर्ष जिसमें 400 का पूरा भाग चला जाए। देखिए, या तो आप 400 का पूरा भाग दे दें या फिर 4 का पूरा भाग दे लें, तो दोनों चीज़ें एक ही तरह की होती हैं। यहाँ पर वर्षों में क्या एक्स्ट्रा ऐड हो रखा है, 2 जीरो पीछे लग रही हैं। तो 2 जीरो जब पीछे लगी हैं तो 4 में भी 2 जीरो हमने पीछे लगा दी और उसको 400 से भाग देने लग गए। अब हम लीप शताब्दी वर्ष जो होती हैं, जैसे 2400, 2800, 800, 400, 1200, 1600, तो ये जो शताब्दी वर्ष हैं ये हमारे पास में लीप शताब्दी वर्ष हैं। इनमें किसी में भी मैं अगर 400 का भाग देता हूँ तो सभी में 400 का पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि जिसमें पूरा भाग जा रहा है वो लीप शताब्दी वर्ष, जिसमें नहीं जा रहा है वो सामान्य शताब्दी वर्ष हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, तो सप्ताह स्टार्ट होता है हमारा सोमवार से, तो सप्ताह का पहला दिन हो गया सोमवार। नेक्स्ट है हमारे पास में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उठता है कि कैलेंडर जब स्टार्ट हुआ था तो उस दिन वार कौन सा था और उस दिन डेट कौन सी थी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था उस दिन डेट क्या होगी, 01, 01 और 001। पहला दिन, पहला महीना और पहला ही वर्ष था। उस दिन वार कौन सा था, तो वार था उस दिन सोमवार। स्टार्टिंग का वार कौन सा था, सोमवार, जिसकी सप्ताह से स्टार्टिंग होती है और जिसकी कैलेंडर से भी स्टार्टिंग हुई थी। तो सोमवार हमारा सबसे पहला वार हो चुका है और सबसे पहली जो डेट है 01, 01 और 001, इस तरह की हमारे पास में कैलेंडर स्टार्ट हुआ था तब डेट थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि कैलेंडर कितनी वर्षों के बाद में समान अवस्था में आ जाता है, यानी कि जैसा कैलेंडर पहले था
वैसा ही कैलेंडर दोबारा कब वापस आएगा। तो जब हमारा कैलेंडर बनाया गया था तो कैलेंडर हमारे पास में 400 वर्ष का ही बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा कैलेंडर बना दिया कि 2020 तक भी ख़त्म नहीं हो रहा और कैलेंडर आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है। कैलेंडर 400 वर्ष का बना हुआ है। 400 वर्ष जैसे ही ख़त्म होते हैं तो कैलेंडर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और स्टार्टिंग से स्टार्ट होने लग जाता है। यानी कि जब हमारे 400 वर्ष हुए थे तब कैलेंडर एक बार हो चुका था रिपीट। उसके बाद में नेक्स्ट जैसे ही 401वां वर्ष हुआ था कैलेंडर फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया था। जब 800 वर्ष ख़त्म हुए थे तब कैलेंडर दोबारा से ख़त्म हो गया था और 800 वर्ष के बाद में फिर से कैलेंडर 801वें वर्ष में फिर से स्टार्ट हो गया। उस तरह से 1200 तक पूरा हुआ, उसके बाद में 1600 तक पूरा हुआ और अब 2000 तक पूरा हो चुका था। तो जो अब कैलेंडर चल रहा है वो 400 वर्ष तक चलेगा, यानी कि 2024 में जाके वो फिनिश होगा। अभी तक हम कितने चले हैं, 2020 में हैं, तो इसका मतलब 20 वर्ष तक हम उस कैलेंडर को देख चुके हैं या फिर उसमें जी चुके हैं। तो कैलेंडर के अभी बहुत वर्ष बाकी हैं ख़त्म होने में। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश कैलेंडर था जो 400 वर्ष के बाद में रिपीट होता रहता है। उसी तरह से कुछ और बाकी के कैलेंडर हैं, जैसे कि 2012 में कोई क्रिश्चियन कैलेंडर था। वो क्रिश्चियन कैलेंडर ख़त्म हो रहा था तो लोगों ने ये भ्रांतियाँ बना दी कि कैलेंडर ख़त्म हो रहा है तो उस हिसाब से हमारी धरती भी ख़त्म होगी, क्योंकि उनके पास में उससे आगे वाला कैलेंडर था नहीं। तो उस तरह से जो 2012 में कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो वो जो अफवाहें उड़ी थी वो अफवाहें इसी तरह से उड़ाई गई थी कि हमारा जब कैलेंडर ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास में आगे ये दुनिया कैसे चलेगी। तो कैलेंडर ख़त्म नहीं होता है, ख़त्म होने के बाद में दोबारा से स्टार्ट होने लग जाता है। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, वो जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व होने हैं। तो नेक्स्ट हमारा पास में टॉपिक है विषम दिन। जब हम किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो हमें विषम दिन निकालने होंगे और उस विषम दिन के थ्रू ही हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विषम दिन होते कौन से हैं, कहाँ से विषम दिन निकलते हैं और किस तरह से विषम दिन निकाले जाते हैं। तो देखिए, हमारे पास में वर्ष थी कौन सी, 2 वर्ष। एक थी सामान्य वर्ष और एक दूसरी थी लीप वर्ष। 2 तरह की वर्ष थी, सामान्य वर्ष हो गई, एक हो गई लीप वर्ष। हमें ये पता है सामान्य वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। अब यहाँ से मुझे क्या निकालने हैं, विषम दिन निकालने हैं। तो देखिए विषम दिन कैसे निकलेंगे। हम ये चीज़ जानते हैं कि दिन हमारे टोटल कितने होते हैं, 7 ही होते हैं। एक जो सप्ताह के अंदर जो दिन होते हैं वही दिन होते हैं टोटल। उन दिनों को ही हम आगे रिपीट करते हुए जाते हैं। ऐसा नहीं है दिन अलग से आ जाते हैं, नहीं आते, वही दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यही वाले दिन तो होते हैं। जैसे सप्ताह खत्म होता है फिर से स्टार्ट होने लग जाते हैं। तो एज ए सप्ताह को हम काट देते हैं, इसलिए हम भाग दे रहे हैं किसका, 7 का। 365 के अंदर 7 का भाग दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक जो सप्ताह होता है उसमें 7 दिन होते हैं और टोटल 7 दिन ही होते हैं, इसलिए हम 7 का भाग दे रहे हैं। तो यहाँ से जब इसमें 7 का भाग देंगे तो 52 तो सप्ताह हो जाएंगे और भाग कितनी बार जाएगा, 364 बार। एक दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा बचेगा, यानी कि एक वर्ष के अंदर 52 तो सप्ताह होते हैं। तो जो सप्ताह होते हैं वो रिपीटेशन में आते रहते हैं। एक सप्ताह खत्म हुआ फिर दूसरा सप्ताह खत्म हुआ, इस तरह से वो सप्ताह जुड़ जाते हैं। और जो दिन होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से एक 7 दिन का एक सेट हो गया जिसको सप्ताह बोल देते हैं। वो सप्ताह बाई सप्ताह कट जाते हैं और उसके बाद में जो एक दिन बचता है इस दिन को ही बोलते हैं क्या है, विषम दिन। इसी को बोलते हैं ऑड डे, इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा दिन,
यही तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा दिन, यही हो गया विषम दिन, ऑड डे, कुछ भी इसको बोल लीजिए, अतिरिक्त दिन। ठीक है, नाम कुछ भी ले लीजिए, बाकी चीज एक ही है। तो इस तरह से हमें विषम दिन का पता चलता है। अब ये जो हमने विषम दिन निकाला है, ये किसका निकाला है, सामान्य वर्ष। तो जितनी भी सामान्य वर्ष होंगी, उन सभी सामान्य वर्ष में जब विषम दिन निकाला जाएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि ये जो विषम दिन निकाला है एक, हमने निकाला क्यों है और उसकी ज़रूरत वहाँ पर कैसे पड़ी है। तो हमें अभी यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि सामान्य वर्ष के अंदर विषम दिन होते हैं एक, और लीप वर्ष के अंदर विषम दिन होते हैं दो। दो कैसे होते हैं, 366 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 52 बार, बचेगा यहाँ पर कितनी बार गया, 2, और यहाँ पर 2 बचे। तो ये जो 2 बचे हैं ये कौन से हैं, विषम दिन। यहाँ पर 1 बचा था नीचे, तो यहाँ पर 1 विषम दिन था। यानी कि लीप वर्ष के अंदर तो 2 विषम दिन होते हैं और सामान्य वर्ष के अंदर 1 दिन होता है। तो अब आती है बात कि विषम दिन जो होते हैं, ऑड डे जो होते हैं, एक्स्ट्रा जो दिन होते हैं, वो कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं और कम से कम कितने हो सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं हम। दिन कहीं से भी उठा लीजिए आप, 24 से, मैंने 24 दिन ले लिए डायरेक्टली। आपका मन करे 48 ले लेना, 50 ले लेना, 56 ले लेना, 200, 500, जितना आपका मन हो उतने दिन ले लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 24 से स्टार्टिंग कर ली। 24 दिन में विषम दिन, 24 दिन में विषम दिन कितने होते हैं। तो जब मैं विषम दिन निकालूंगा, दिनों की बात होगी, तो 24 में भाग देंगे हम किसका, 7 का। 24 में भाग देंगे 7 का, और जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा वो हमारा क्या होता है, विषम दिन होता है। तो 24 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जा रहा है वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, कितनी बार गया उतने हमारा काम का नहीं है, जो बचेगा वो हमारे काम का है। तो 7 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 21 बार जाएगा, और बचेगा कितना, 3 बचेगा, कितना, 3 बचा। यानी कि 24 दिन में विषम दिन होते हैं कितने, 3 होते हैं। नेक्स्ट चलेंगे 25 दिन में विषम दिन। तो 25 में फिर से 7 का भाग देंगे, तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। ठीक है, 26 दिन में, ये दिन आप चाहें जितने भी ले सकते हैं, 24, 25, कितना भी, लेकिन जिस दिन से स्टार्टिंग करेंगे उससे आगे वाले दिन सीरियल से लेने पड़ेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि अधिकतम विषम दिन कितने होते हैं और न्यूनतम विषम दिन कितने होते हैं। हम यहाँ पर क्या चीज़ निकाल रहे हैं कि अधिकतम विषम दिन कितने हो सकते हैं और न्यूनतम विषम दिन कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो 26 दिन में विषम दिन, तो 26 दिन में 26 में 7 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 5। शेषफल बचेगा कितना, 5। और 27 दिन में विषम दिन, 27 दिन में विषम दिन निकालेंगे तो शेषफल बचेगा 6। नेक्स्ट 28 में, 28 में भाग देंगे 7 का, 28 में 7 का भाग देंगे, भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0। नेक्स्ट 29 दिन में विषम दिन, 29 दिन में 7 का भाग देंगे, 29 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। शेषफल क्या बचेगा, 1। नेक्स्ट लिया मैंने 30 दिन,
30 दिन यानी कि 30 में 7 का भाग देंगे और कितनी बार जाएगा, 4 बार, शेषफल बचेगा यहाँ पर 2। एक बार और ले लेता हूँ, 31 दिन। ठीक है, तो 31 दिन में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4, 7 चौके 28, बचा कितना यहाँ पर 3। 31 दिन की बात हो रही है, तो बचेगा क्या शेषफल, 3। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ से 24 से दिन लेने स्टार्ट किए थे, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक। अब यहाँ पर विषम दिन आते गए हैं। सबसे पहले नज़र डालिए कि विषम दिन यहाँ से मैंने 3 से स्टार्ट किए थे, तो लास्ट में भी 3 ही आ गया। नेक्स्ट यहाँ से मैं नंबर लूँगा, जब मैं 31 के बाद में 32 लूँगा तब भी क्या विषम दिन आएगा, फिर 4 आएगा। 33 लेंगे फिर 5 आएगा, 34 लेंगे फिर 6 आएगा, 35 लेंगे फिर 0 आएगा, 36 लेंगे 1, 37 लेंगे 2। तो यही दिन जो विषम दिन होते हैं वही रिपीट होते हुए चले जाएंगे। अगर हम दिन बढ़ाते जाएंगे तो यही दिन रिपीट होते हुए चले जाते हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम की जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर देखना, अधिकतम कितने विषम दिन हो सकते हैं, 6, और न्यूनतम कितने विषम दिन हो सकते हैं, 0। तो 6 तो अधिकतम हो सकते हैं, 6 तो अधिकतम विषम दिन हो सकते हैं, और न्यूनतम जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 0 विषम दिन। तो जब भी विषम दिन हम निकालेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ से आगे, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो तब हमें ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए कि कम से कम विषम दिन कितने होते हैं, 0, और मैक्सिमम विषम दिन होते हैं हमारे पास में 6। ठीक है, तो हमें विषम दिन का पता चल गया। अब देखिए विषम दिन होते हैं, ये अधिकतम और न्यूनतम तो हमने पता कर लिए, लेकिन महीनों में भी विषम दिन होते हैं और वर्षों में भी विषम दिन होते हैं। तो वर्षों का तो हम निकाल चुके हैं, सामान्य वर्ष में 1, लीप वर्ष में 2। अब महीनों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महीनों के अंदर भी विषम दिन आएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, महीनों में विषम दिन कितने कितने होते हैं। महीनों में विषम दिन, महीनों में विषम दिन बात कर रहे हैं तो सबसे पहला महीना हो गया कौन सा, जनवरी। जनवरी के अंदर दिन कितने होते हैं, 31। अब विषम दिन निकाल रहे हैं तो 31 दिन होते हैं जनवरी के अंदर, तो 31 में भाग देंगे किसका, 7 का। उसके बाद में शेषफल जो बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, विषम दिन होगा। तो 7 का 31 में भाग दीजिए, 4 बार जा रहा है, 7 चौके 28, 28 घटा देंगे 31 में से तो बचेगा कितना, 3। यानी कि जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं, 3। और ये हमेशा इतने ही होते हैं, फिक्स होते हैं, हर बार नहीं निकालने होते हैं हमें। मैं आपको एक एक बार निकाल के बता देता हूँ, उसके बाद में विषम दिन बिल्कुल फिक्स होंगे। जनवरी में उतने, फरवरी में, मार्च में, सभी में विषम दिन कितने होंगे, बराबर होंगे। आपको बस एक बार ही देखना है और एक बार समझना है कि ये विषम दिन आए तो आए कैसे। ठीक है, जनवरी की बात होगी, जनवरी में विषम दिन कितने हो गए, 3। नेक्स्ट हमारे पास में फरवरी। ठीक है, अब फरवरी के अंदर 2 तरह के विषम दिन आते हैं। तो फरवरी में सामान्य वर्ष जब होगी तो उसके अंदर फरवरी होगी हमारी 28 दिन की। तो जब फरवरी 28 दिन की होगी तब विषम दिन कितने होंगे, 0। और जब फरवरी 29 दिन की होगी तो विषम दिन होगा 1। 28 में 7 का भाग देंगे तो 0 बचेगा शेषफल, और 29 में भी 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरह से जब फरवरी है, फरवरी की बात होगी, वो वर्ष के ऊपर डिपेंड करता है कि फरवरी के अंदर विषम दिन कितने होंगे। यदि सामान्य वर्ष होगी तो 28 और लीप वर्ष होगी तो 29 दिन की हो गई, तो उसी तरह से उनके विषम दिन भी आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में मार्च। ठीक है, मार्च जो है, मार्च के अंदर दिन होते हैं कितने, 31। और जब 31 दिन होंगे तो विषम दिन कितने होंगे, 3। अप्रैल,
अप्रैल में जो दिन होते हैं वो होते हैं कितने, 30 दिन होते हैं। अब कोई ये बोलेगा कि हमें तो याद ही नहीं रहते कि किसके महीने के अंदर 30 दिन है और किसके अंदर 31 दिन है, तो वो ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा कि हम याद रख सकते हैं कि किस महीने के दिन तो 30 होते हैं और किस महीने के दिन 31 होते हैं। ठीक है, तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 में भाग देंगे किसका, 7 का। जब 30 में 7 का भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, यानी कि जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 2। अब हमारे पास में फिक्स हो चुका है 31 में तो 3 विषम दिन होते हैं और जो महीना 30 का होगा उसमें 2 विषम दिन होते हैं। अप्रैल के बाद में मई पर गए, अप्रैल के बाद में मई पर गए, मई में दिन होते हैं 31, तो विषम दिन कितने होंगे, 3। नेक्स्ट है हमारे पास में जून, नेक्स्ट है हमारे पास में जून, और जून में दिन कितने होते हैं, 30, तो जब 30 दिन होंगे तो विषम दिन कितने होंगे, 2। नेक्स्ट जुलाई, जुलाई में दिन होते हैं 31 और 31 दिन होंगे तो विषम दिन कितने होंगे, 3। आगे चलते हैं अगस्त, अगस्त में दिन होते हैं 31, तो जब 31 दिन होंगे तो विषम दिन 3, यहाँ पर लिख देते हैं ऑड डेज। सितंबर, सितंबर में 30 दिन होते हैं और विषम दिन होंगे 2। अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर में दिन होते हैं 31, तो विषम दिन होंगे 3। नवंबर में 30 दिन होते हैं तो विषम दिन होंगे 2, और लास्ट में बचा आपके पास में दिसंबर, तो दिसंबर में 31 दिन होते हैं और विषम दिन होंगे 3। तो यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिएगा, जिस महीने में 31 दिन होंगे तो वहाँ पर विषम दिन कितने आएंगे, 3 निकल कर आएंगे, और जिस महीने में 30 दिन होंगे उसमें विषम दिन कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब इनको हम याद कैसे कर सकते हैं कि किस महीने में तो 30 दिन आते हैं और किस महीने में 31 दिन आते हैं। तो देखिए ये हमारे पास में अपना हाथ है, अपने पास में सभी के पास में अपना अपना है, ये मेरा है, ठीक है, आपका आपके पास होगा। तो यहाँ से देखिए ये जो उठी वाली जगह है, यहाँ पर गांठ बन रही है आपके सामने, यहाँ पर गांठ बन रही होंगी, तो ये जो उठी वाली जगह है और ये एक बीच में खाली जगह है यानी कि गड्ढा है, और यहाँ से उठी हुई जगह है। तो यहाँ से निशान लगाएंगे, देखेंगे यहाँ से महीना बोलना स्टार्ट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट दूसरे हाथ में जाएंगे, अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब गौर कीजिएगा, जहाँ जहाँ पर आपने इस ऊंची खड़ी वाली जगह पर, ऊंची वाली जगह पर जो महीना बोला था वो महीना कौन सा है, 31 दिन का, और नीचे वाली जगह पर जब हम गए थे उस टाइम जो महीना बोला था वो महीना था हमारा 30 दिन का। इसमें इंक्लूड नहीं है फरवरी, क्योंकि फरवरी एक्सेप्शन केस है, ये अलग ही है, क्योंकि फरवरी के अंदर ना 30 दिन होते हैं ना 31 दिन होते हैं, इसके अंदर 28 और 29 दिन होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ष के अनुसार इसके विषम दिन गिने जाएंगे। बाकी सभी भी वर्षों में, चाहे वो लीप वर्ष होगी चाहे वो सामान्य वर्ष होगी, उन सभी सामान्य वर्ष और लीप वर्षों के अंदर 30 दिन का जो महीना होगा उसमें विषम दिन 2, 31 वाला होगा 3। और याद हम कैसे रख सकते हैं वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों ये तो था हमारा कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने ऑड डेज निकालना सीख लिया। अब कल वाली क्लास में हम बाकी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस कैलेंडर के अंदर आते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।